हेलो एवरीवन। तो बिजनेस स्टडी का एग्जाम स्टार्ट होने में 24 आवर से भी कम का समय बचा है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से एग्जाम में आप बिजनेस स्टडी के सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको किसी भी वीवीआई क्वेश्चन को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि सारे क्वेश्चन को आप फुल कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करके आओगे। तो बस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कॉमर्स स्ट्रीम में इंटरप्रेन्योरशिप के बाद जो सबसे ईजीएस्ट स्कोर है, जहाँ पे आप 90+ आसानी से स्कोर कर सकते हो, तो वो है बिजनेस स्टडी यानी कि बीएसटी। बीएसटी में ऐसा नहीं कि क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड रहते हैं। जितने क्वेश्चन रहते हैं सारे क्वेश्चन बेसिक से रहते हैं, जो आपने पहले पढ़ चुका होता है। लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा चेंज रहता है। क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा चेंज रहने के कारण आपको ऐसा लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं, फिर आप उस क्वेश्चन को छोड़ देते हो। इस तरह से क्वेश्चन छूटते चले जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो क्वेश्चन रहते हैं वे किस टाइप के रहते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं, और आपको कौन सी चीज़ें पढ़नी चाहिए, कौन सी चीज़ों पर आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिजनेस स्टडी के आप किसी भी चैप्टर को उठा लो, या वो फर्स्ट चैप्टर मैनेजमेंट का हो, या फिर सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, या वो बिजनेस एनवायरनमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मतलब कोई भी चैप्टर हो, आपको उस चैप्टर की जो टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस टॉपिक की आपको डिफिनेशन पता होनी चाहिए। आपको उसकी फीचर या नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स, तीनों एक ही चीज़ें हैं, आपको फीचर पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद आपको उसकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। ये सबसे बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको सबको पता होनी चाहिए। और मैं इन सभी बेसिक चीज़ों को इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज इन बेसिक चीज़ों से ही एग्जाम में 70% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकली तौर पर मॉडल पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, वो आपको भी मैं दिखाने वाला हूँ। तो ये 2021 का बिजनेस स्टडी का मॉडल पेपर है। देखो, किसी भी सब्जेक्ट के एनालिसिस के लिए मॉडल पेपर सबसे बेस्ट चीज़ रहती है। इसी से आपको पता चलता है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो किस लेवल के आने वाले हैं। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जो मॉडल पेपर के क्वेश्चन है उसे आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आप इसे खुद से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप एग्जाम में भी अच्छे से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसलिए कम से कम एक बार आप मॉडल पेपर को खुद से सॉल्व करने का ट्राई हमेशा किया करो। ठीक है, तो देखो हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वाई इट इज सेड दैट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल। ऐसा क्यों कहा जाता है कि प्रबंधन के सिद्धांत सार्वभौमिक है। तो देखो, आपने ये क्वेश्चन कहीं भी देखा नहीं होगा आप, लेकिन जब आपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ा होगा, उसके फीचर को देखा होगा, तो आपने यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, जनरल गाइडलाइंस, फॉर्म्ड बाई प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, या फ्लेक्सिबल, या इट इज़ मेनली बिहेवियरल, ये सारी चीज़ें आपने देखी होगी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो उन पॉइंट से आते हैं। जैसे अगर फीचर दिया हुआ है तो फीचर के किसी पॉइंट से आते हैं, या इंपॉर्टेंस है तो इंपॉर्टेंस के किसी पॉइंट से आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक है, ऐसा क्यों कहा जाता है। तो जो आपने पहले पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, जो आपने फीचर पढ़ा था कि इट हैज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, उसी पॉइंट को आपको यहाँ पे आंसर करना है। आप यहाँ पे आंसर कर सकते हो, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन बी अप्लाइड टू ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन irrespective of their size and nature. That is why it is said that principles of management are universal or it can be applied in all kind of organization. ठीक है, तो इस तरह से मतलब मेरे कहने का ये आशय है कि जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो फीचर, इंपॉर्टेंस या डिफिनेशन, इनके पॉइंट से पूछे जाते हैं, और आप वीवीआई के नाम पर इन्हीं पॉइंट को अलग से क्वेश्चन बनाकर पढ़ने लगते हो। जबकि अगर आप सिर्फ फीचर को ही पढ़ लोगे, जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, अगर आप सिर्फ इसके फीचर को ही पढ़ लोगे तो आप इन सारे शॉर्ट क्वेश्चन को तो आसानी से सॉल्व कर ही लोगे। अगर एग्जाम में इसके फीचर को पूछा गया तो वहाँ पे आप इसे 6 से 7 पॉइंट में आसानी से आंसर कर दोगे। तो ऐसे में आपके लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों सॉल्व हो जाएंगे। वैसे इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर इन दोनों की बात नहीं करने वाले, बिकॉज इन दोनों की चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इन दोनों क्वेश्चन को हमने पहले ही अपलोड कर लिया था। आपने उन वीडियो को अभी तक देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा तो उन वीडियो को जरूर देख लेना, बिकॉज इन दो चैप्टर से, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर, इन दो चैप्टर से एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जितने क्वेश्चन मैंने अपने वीडियो में कवर कर लिए वो एग्जाम के लिए मोर देन इनफ है। ठीक है, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लेना। और इस वीडियो में हम थर्ड चैप्टर से मॉडल पेपर के सारे क्वेश्चन को एनालाइज करने वाले हैं, जिससे आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि आपको एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और आपको इसके लिए कौन से पार्ट पर फोकस करना है। फिर इसके बाद जल्दी से एनालाइज करने के बाद हम ये देखेंगे कि कौन से चैप्टर के कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको पढ़कर जाना है। फिर एग्जाम में आप अपना बेस्ट देकर आ पाओगे। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है, स्टेट एनी 2 एडवांटेज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट स्टडी, यानी कि व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन के कोई 2 लाभ बताएं। तो इनडायरेक्टली ही हमसे ये पूछा गया है कि बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, उससे क्या हमें लाभ होते हैं। तो देखो, अब हम नोट्स के साथ इस क्वेश्चन को आंसर करने वाले हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने की फर्स्ट एडवांटेज है कि इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि एनवायरनमेंट में जितने भी अपॉर्चुनिटी अवसर हैं उन्हें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, जिससे हम फर्स्ट मूवर एडवांटेज प्राप्त कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट एडवांटेज हो गया। सेकेंड एडवांटेज है
इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट, यानी कि जितने खतरे हैं उसे पहचानने में भी हमें मदद मिलती है। किस तरह से, ये तो शॉर्ट क्वेश्चन था, अगर क्वेश्चन लॉन्ग रहता, आपको 4 से 5 पॉइंट में आंसर करना रहता, तो आप इस तरह से इसे आंसर कर सकते थे, ठीक है। तो आप इन आंसर को नोट कर सकते हो और एग्जाम में आप इस तरह से आंसर कर सकते हो। आप जब इसे याद करते हो तो एग्जाम में क्या होता है, आप 1-2 पॉइंट्स को भूल जाते हो। आप याद तो सब क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हो, पर एग्जाम में आपको याद नहीं रहता एक और पॉइंट कौन सा था। जैसे अगर यहाँ पे बात की जाए तो टाइपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, आप ये भूल गए एग्जाम में, तो आप मतलब इस पॉइंट को लिखोगे ही नहीं, आपके 3-4 पॉइंट ही रह जाएंगे और इससे आपके मार्क्स कम आ सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक टेक्निक यूज करता था। मैं क्या करता था, जितने पॉइंट हैं उन सभी पॉइंट से एक एक वर्ड को मैं लिंक कर देता था। जैसे देखो, यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, टोटल 6 पॉइंट है। इन 6 पॉइंट को मैंने एक वर्ड यूज किया, टॉपर, TOPPR, ठीक है। यहाँ पे वो टॉपर वाला नहीं है, ये है TOPPR। तो इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जो भी बंदा, जो भी इंसान बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से एनालाइज कर ले, वो टॉपर जरूर अच्छे से हो सकता है, वो अच्छे से टॉपर हो सकता है। ये बस आप एक मतलब याद करने के लिए ये ट्रिक यूज कर सकते हो। तो अब टॉपर से देखो क्या क्या होता है। फर्स्ट टी से हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट, ये टी से हो गया। ओ से हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, फिर TOP, पी से हो गया इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, फिर पी से हो गया, एक और पी है तो उससे हो गया पॉलिसी फार्मूलेशन। जो पॉइंट नंबर 5 है, असिस्टेंस इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फार्मूलेशन। फिर आर से हो गया कोपिंग विथ रैपिड चेंजेज, एंड एक और आर से हो गया टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। इस तरह से अगर आप टॉपर को बस इस वर्ड को ही याद करोगे, आप सारे पॉइंट को आंसर कर दोगे। और मुझे ये जो टेक्निक है, ये मैं 12th से स्टार्ट किया था और अभी यूज़ करता हूँ, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इसलिए आप इस टेक्निक को यूज़ किया करो, आपके सारे पॉइंट आपको अच्छे से याद रहेंगे और भूलने के कोई चांस। अब जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वे इस आंसर को नोट कर सकते हो और आप भी इसे ट्रिक बनाकर अच्छे से याद कर सकते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमने देख लिया, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टेट एनी 2 टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, आर्थिक प्रणालियों के कोई 2 प्रकार बताइए। तो इकोनॉमिक सिस्टम 3 टाइप में क्लासिफाइड है, गवर्नमेंट इकोनॉमी जिसे हम सोशलिस्ट इकोनॉमी या प्लान इकोनॉमी भी कहते हैं, इसके अलावा प्राइवेट इकोनॉमी जिसे हम मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं, और फिर मिक्स्ड इकोनॉमी जहाँ पे गवर्नमेंट इकोनॉमी और प्राइवेट इकोनॉमी दोनों का मिक्स्ड वेरिएशन होता है। और इसे किसके द्वारा प्रोवाउंड किया गया था, JM केनेस के द्वारा मिक्स्ड इकोनॉमी को। तो बात करते हैं गवर्नमेंट इकोनॉमी की, तो गवर्नमेंट इकोनॉमी को जितना भी कंट्रोल होता है, ओवरऑल कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथों में रहता है और यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो सोशल वेलफेयर के बेसिस पे लिए जाते हैं और जितने भी डिसीजन लेते हैं सभी गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा लिए जाते हैं। तो इस तरह से, और लास्ट में आप इसके एग्जांपल को शो कर सकते हो, जैसे गवर्नमेंट इकोनॉमी में चाइना, डेनमार्क, फिनलैंड, ये सारे गवर्नमेंट इकोनॉमी के अंदर आते हैं। अब बात करें प्राइवेट इकोनॉमी की, तो यहाँ पे ओवरऑल कंट्रोल किसके हाथों में रहता है, तो वो होता है प्राइवेट सेक्टर के हाथों में और यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर इंटरफेयर नहीं कर सकता, ठीक है। अब बात करते हैं डिसीजन की, तो जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो प्रॉफिट को देख कर लिए जाते हैं और किस बेसिस पे रहते हैं, प्रॉफिट के बेसिस पे, और किसके द्वारा लिए जाते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा लिए जाते हैं। बात करें एग्जाम्पल की, तो हांगकॉन्ग, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, UAE, USA, UK, ये सारे प्राइवेट इकोनॉमी के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम गवर्नमेंट इकोनॉमी और प्राइवेट इकोनॉमी इन दोनों को डिफाइन करें तो इनके 3 पॉइंट हैं, C से कंट्रोल, I से इंटरफेयर और D से डिसीजन किसके बेसिस पे लिए जाते हैं और किनके द्वारा लिए जाते हैं। तो CID इसका एक ट्रिक बन रहा है, तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हो, ठीक है। अब 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई बिजनेस एनवायरनमेंट, व्यवसायिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ तो हमें सिंपली डिफिनेशन ही देना है, बिजनेस एनवायरनमेंट रिफर्स टू फोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशंस आउटसाइड द फर्म विथ विच इट्स मेंबर्स मस्ट डील टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्सेज और इंस्टीट्यूशंस, इनका क्या अर्थ होता है। फोर्सेज का अर्थ होता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल फैक्टर से, ठीक है। इसे आप लोग पिस्टल से याद कर सकते हो। P से हो गया पॉलिटिकल, E से इकोनॉमिकल, S से सोशल, T से टेक्नोलॉजिकल एंड L से लीगल, ओके। एंड इंस्टीट्यूशंस का मतलब हुआ रिफर्स टू सप्लायर्स, कस्टमर्स, कंपिटिटर्स एटसेट्रा, ठीक है। तो अब इन क्वेश्चंस को भी हमने देख लिया और हमने 3rd चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। तो अब बात करते हैं 3rd चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक की। तो सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें थी, यानी कि डिफिनेशन, फीचर और इंपॉर्टेंस, ये 3 चीज़ें आपको अच्छे तरीके से याद रहना चाहिए। ये सबसे बेसिक चीज़ें, एक एवरेज स्टूडेंट को ये अच्छे तरीके से याद रहना चाहिए। इसके अलावा आपको जो सबसे पहली चीज़ें जो आपको याद रहनी चाहिए इस चैप्टर से, वो है एलिमेंट्स और डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब ये कौन सा एलिमेंट है, तो ये वही 5 है जो मैंने आपको बताया था पिस्टल ट्रिक से। पिस्टल यानी कि P से हो गया पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल, ठीक है। तो ये 5 एलिमेंट्स होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के। इसके अलावा
नई जो इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी उसमें जो मेजर स्टेप लिए गए थे, जैसे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, न्यू ट्रेड पॉलिसी या फिर सेबी को जो इस्टेब्लिश किया गया था, तो इन पॉइंट को आप लोग पढ़ लेना। और इसके अलावा इस नई गवर्नमेंट पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट पड़ा था, जैसे कंपटीशन इंक्रीज हो गया था, ज़्यादा डिमांडिंग कस्टमर थे, या फिर टेक्नोलॉजिकल में बहुत बड़ा चेंज आया था। तो इन पॉइंट्स को आप लोग एक बार पढ़ लेना, ये सब आपके लिए इनफ है। और जो सबसे बेसिक चीज़, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये 3 चीज़ें क्या होती है, इसकी डिफिनेशन आपको लगभग 4 से 5 पॉइंट में आपको पता रहनी चाहिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप बस इस चैप्टर से यानी कि चैप्टर नंबर 3 से बस इन 6 पॉइंट को आप लोग पढ़ लेना। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हो गया, मोर देन इनफ है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डू यू मीन बाई प्लानिंग, नियोजन से आप क्या समझते हैं। तो देखो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन प्लानिंग की डिफिनेशन ही पूछ रहा है, तो इसे तो आप लोग अच्छे से आंसर कर सकते हो। वैसे प्लानिंग इज अ ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, ये किसने कहा था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करना, ठीक है। तो प्लानिंग की डिफिनेशन तो आपको पता ही होगी, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। इस तरह से आप इसे याद कर सकते हो। इट सिक्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, ठीक है। अब 9 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिसी इन मैनेजमेंट, नीतियों का प्रबंध में क्या महत्व है। तो देखो ये क्वेश्चन जो है ये भी पॉइंट से ही पूछा गया है। आपने ये पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ प्लान, सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान। तो स्टैंडिंग प्लान में आपने देखा होगा पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल्स, तो ये सब क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो आप लोग पढ़ लेना, ठीक। तो पॉलिसी वैसे जनरल गाइडलाइंस होते हैं जो एक मैनेजर को, एक ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर को डायरेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं कि वो किस तरह से उन्हें एक्शन लेना चाहिए, और ये अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सिचुएशन ये फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉलिसी की डिफिनेशन हो गई, इसे आप लोग आंसर कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 9 में। जैसा कि आप लोग देख रहे हो जो मैं बता रहा हूँ, तो इसके लिए आपको अलग से पीवीआई तैयार नहीं करना, बल्कि जो आपने पढ़ा था, जो आपने कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा था, आपको बस वही पढ़ना है। आपके जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फिर देखो 10 नंबर क्वेश्चन है, राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल प्लानिंग, एक आदर्श योजना के कोई 2 गुण बताइए। तो आप आइडियल प्लानिंग कह लो या गुड प्लानिंग कह लो, बात एक ही है। आपने जो पहले पढ़ा था फीचर्स ऑफ गुड प्लानिंग, तो उसका पहला जो फीचर था वो था क्लियर कट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इसके अलावा वो इकोनॉमिकल होना चाहिए, फ्लैक्सीबल होना चाहिए, डायनेमिक मैनेजर होने चाहिए, या फिर जो प्लानिंग है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, यानी कि उसे हम यूज कर सके ऐसा वो प्लान होना चाहिए। तो ये सब एक फीचर है एक अच्छे प्लानिंग की, यानी कि एक आइडियल प्लानिंग की। तो इसके किसी भी पॉइंट को आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, इज प्लानिंग अ फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, क्या नियोजन प्रबंध का आधारभूत कार्य है। तो ये आपको किसी भी बीबीआई में नहीं मिलेंगे, बल्कि ये जो क्वेश्चन है ये कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि फीचर से पूछा गया है। व्हाट इज द फीचर ऑफ प्लानिंग, तो इसमें आपने कई सारे पॉइंट्स पढ़े होंगे। जैसे प्लानिंग की फर्स्ट फीचर है, इट फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, यानी कि ये उद्देश्य को प्राप्त करने पर अपना फोकस करता है। इसके अलावा इट इज़ परवेसिव, प्लानिंग इज कंटिन्यूअस, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, और इट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। या इसके अलावा प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये सारी चीज़ें आपने फीचर में पढ़ी होगी। ऐसा हो सकता है आप किसी पॉइंट को भूल गए होगे, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हर एक पॉइंट को आप लिंक करके याद किया करो, ताकि एग्जाम में अगर किसी भी एक पॉइंट से क्वेश्चन बने, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, तो आप उसे आसानी से आंसर कर सको, ठीक। तो आप आंसर कर सकते हो, इट इज़ अ बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज ऑल अदर मैनेजरियल फंक्शन लाइक स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑल आर परफॉर्म्ड इन द फ्रेमवर्क ऑफ प्लान ड्रॉन। तो इस तरह से आप हर एक क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो, बस आपको पॉइंट वो याद रहना चाहिए, ठीक है। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है, स्टेट टू लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, यानी कि नियोजन की 2 सीमाओं को बताएं। तो प्लानिंग की फीचर भी है, इंपॉर्टेंस भी है, लेकिन इसके साथ साथ इसकी लिमिटेशन भी है। फर्स्ट लिमिटेशन है, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। फिर इसके अलावा इट इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, इट लीड्स टू रिग्रेटिविटी, इट मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट। फिर इट रिड्यूस क्रिएटिविटी, तो मैंने आपको बता दिया, एंड इट डज नॉट गारंटी सक्सेस। ये ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि ये गारंटी सक्सेस करता है। ये हो सकता है ये जो प्लानिंग था वो फेल हुई हो सकता है। तो ये सारी इनकी लिमिटेशन है, आप किसी भी 2 पॉइंट को आंसर कर सकते हो। तो अब हमने प्लानिंग के भी सारे क्वेश्चन को कवर कर लिया। अब हम बात करते हैं प्लानिंग चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक की। तो प्लानिंग के चैप्टर में आपको सबसे पहले प्लानिंग की डिफिनेशन, इसकी फीचर और इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, जो सबसे बेसिक चीज़ें थी। और इसके अलावा आपको प्लानिंग की लिमिटेशन पता होनी चाहिए। आपको प्लानिंग प्रोसेस कितने टाइप के होते हैं, टोटल 7 होते हैं प्लानिंग प्रोसेस, आपको वो पता होना चाहिए। वो कौन कौन से, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रेमिसेस, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव। जो भी आपके पास नोट्स हैं आप उनसे पढ़ लेना, ठीक है। और इसके अलावा अभी मैंने किन किन बारे में बात किया, सबसे पहले मैंने बात किया लिमिटेशन के बारे में,
फिर प्लानिंग की प्रोसेस के बारे में, और इसके अलावा आपको ये याद रखना चाहिए कि प्लान कितने टाइप के होते हैं, सिंगल यूज प्लान होते हैं, स्टैंडिंग प्लान होते हैं, और इन दोनों को कितने टाइप में क्लासीफाइड किया गया है। और जो क्वेश्चन नंबर 9 था, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ पॉलिसी इन मैनेजमेंट, ये आप स्टैंडिंग प्लान के टाइप्स में पढ़ सकते हो। ठीक है, स्टैंडिंग प्लान के कई टाइप थे, ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी के सारे स्टैंडिंग प्लान के टाइप थे। प्लानिंग चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने देख लिया। अब बात करते हैं हमने ऑर्गेनाइजिंग के चैप्टर की। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है वाई ऑर्गेनाइजेशन इज नेसेसरी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो आप किसी भी पॉइंट को आंसर कर सकते हो। बहुत सारे पॉइंट है, जैसे इट बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, इट ब्रिंग्स क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। बस आप लिंक बना लो, आपको सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएगी, जैसे मुझे याद है। ये मैं कॉपी देकर नहीं बता रहा, बल्कि मुझे ये सारी चीज़ें याद है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मतलब इनमें से किसी पॉइंट को आप आंसर कर सकते हो। आप आंसर कर सकते हो इट ब्रिंग क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, या इसके अलावा इट मेक्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब आपको इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के पॉइंट्स को आंसर करना है। ठीक है, फिर 14 नंबर क्वेश्चन है हाउ ऑर्गेनाइजेशन इज हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेशन। संगठन किस प्रकार समन्वय में सहायक है। तो देखो, अभी मैंने आपको पॉइंट बताया था क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। तो जब सुपीरियर और सबऑर्डिनेट इन दोनों को पता है, इनकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको पता है, सब वेल डिफाइंड है, एक सुपीरियर और सबऑर्डिनेट इन दोनों के रिलेशन जब क्लियरली डिफाइन होते हैं ऑर्गेनाइजिंग में, तो इन दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश किया जा सकता है, और यही कारण है एक ऑर्गेनाइजेशन समन्वय में सहायक होता है। ठीक है, तो मतलब पॉइंट से ही आप आंसर कर सकते हो सारे क्वेश्चन को, इसलिए मैं हमेशा कह रहा हूँ आप इन बेसिक चीज़ों पर ध्यान दो। आपको पीवीआई के चक्कर में बहुत सारी क्वेश्चन को रटने की जरूरत नहीं है। अब 50 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। क्रियात्मक संगठन किसे कहते हैं। तो देखो, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को दो टाइप में क्लासीफाइड किया गया है, इसे दो टाइप में बांटा गया है, फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर में जितनी भी एक्टिविटी है उसे उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग ग्रुप किया गया है, और उसी के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट को बनाया गया है, और हर एक डिपार्टमेंट अपने कोऑर्डिनेटिंग हेड को रिपोर्ट करता है। ठीक है, ये बात है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, तो इसे आप डिफाइन कर सकते हो इन दिस स्ट्रक्चर activities are grouped and departments are created on the basis of specific function to be performed and all departments report to a coordinating head। ठीक है, फिर 60 नंबर क्वेश्चन है डिस्कस द एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन। भारार्पण के तत्वों का वर्णन कीजिए। तो डेलीगेशन सिंपली मीन इट इज अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ टास्क एंड अथॉरिटी बिटवीन अ मैनेजर एंड हिज सब ऑर्डिनेट। ठीक है, अब देखो, डेलीगेशन के टोटल 3 एलिमेंट होते हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। और ये तीन चीज़ों क्या है, ये तीन चीज़ें क्या है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो अब हमने 5th चैप्टर यानी ऑर्गेनाइजिंग के सारे मॉडल पेपर के क्वेश्चन को भी देख लिया। अब 5th चैप्टर यानी ऑर्गेनाइजिंग के जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें थी यानी कि डिफिनेशन, फीचर और इम्पोर्टेंस, ये तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको ऑर्गेनाइजिंग के कौन कौन से प्रोसेस हैं ये आपको पता होनी चाहिए। प्रोसेस कौन कौन से हैं, फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, सेकेंड डिपार्टमेंटलाइजेशन, थर्ड असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड फोर्थ इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये हो गए स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इसके अलावा आपको ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के बारे में पता होनी चाहिए, जो मैंने आपको बताया फंक्शनल एंड डिविजनल, इन दोनों के कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। और इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप के होते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चैप्टर थोड़ा बड़ा है। फिर इसके बाद आपको डेलीगेशन पता होनी चाहिए, डेलीगेशन क्या होता है, डेलीगेशन के कौन कौन से एलिमेंट है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, इन तीनों को थोड़ा अच्छे से आप डिफाइन करके आप लोग पढ़ लेना। अगर आपके पास नोट्स भी ना हो ना, तो आप मुझे बस कमेंट कर देना। अगर 10-20 स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे तो मैं एक छोटी सी वीडियो अपलोड कर दूंगा, जहाँ पे हर एक चैप्टर की नोट्स आपको मिल जाएंगी, बस एक स्लाइड में। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कर देना अगर आपके पास नोट्स ना हो तो। वैसे मैं मान के चल रहा हूँ आपके पास नोट्स होंगे, हर एक चैप्टर के अवेलेबल होंगे। अगर नहीं होंगे तो आप लोग कमेंट कर देना जरूर। ठीक है, मैं जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा 2 से 3 घंटे में, मतलब कल मॉर्निंग तक अपलोड हो जाएगा। तो डेलीगेशन के बाद अब जो नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, इन दोनों की डिफिनेशन और इंपॉर्टेंस, इन दो चीज़ों को आप लोग देख लेना। फिर ये चैप्टर कवर हो चुका है। अब फिर हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर को यानी कि स्टाफिंग को। 17 नंबर क्वेश्चन है डिस्कस द इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। भर्ती के आंतरिक स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग, ये तीन चीज़ें क्या हैं, ये है कंपोनेंट ऑफ स्टाफिंग। ये स्टाफिंग के कंपोनेंट है, यानी कि स्टाफिंग के चैप्टर के हैं। और स्टाफिंग का जो कंपोनेंट है यानी कि जो रिक्रूटमेंट है, इसमें इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज, ये दो सोर्सेज होते हैं। इंटरनल सोर्सेज में क्या क्या आते हैं ट्रांसफ़र और प्रमोशन। तो आपको ट्रांसफ़र और प्रमोशन को कोई बस डिस्कस करना था। तो ये
18 नंबर क्वेश्चन है, स्टेट एनी टू डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। भर्ती और चुनाव में कोई दो अंतर बताइए। तो स्टाफिंग के जो कंपोनेंट हैं रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन, हमें इन दोनों के बीच के डिफरेंस को ही बताना है। तो इनके फीचर को भी हम डिफरेंस के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे रिक्रूटमेंट की डिफिनेशन है, इट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग पॉसिबल कैंडिडेट फॉर अ जॉब और अ फंक्शन। यानी कि हम किसी भी पार्टिकुलर जॉब के लिए हम जब एप्लीकेशन इन्वाइट करवाते हैं अलग अलग कैंडिडेट से, तो उसे कहते हैं रिक्रूटमेंट। जबकि सिलेक्शन का अर्थ है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चूजिंग दोज हु हैव स्किल नॉलेज एंड एबिलिटी टू परफॉर्म द जॉब। यानी कि जो जॉब हम जो पार्टिकुलर जॉब है उसके लिए जो सबसे बेस्ट स्किल्ड पर्सन है उसे चूज करने का जो रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस हुआ उसे कहते हैं सिलेक्शन। और इसके भी कई सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इनके फीचर को इनके डिफरेंस के रूप में यूज कर सकते हो, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, राइट टू एडवांटेज ऑफ ट्रेनिंग। प्रशिक्षण के दो लाभ बताइए। तो यहाँ पे तो जितने क्वेश्चन स्टाफिंग के चैप्टर से पूछे गए सारे स्टाफिंग के कंपोनेंट से ही पूछे गए। सारे क्वेश्चन में रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ट्रेनिंग से ही पूछे गए। तो देखो अब हमें जो ट्रेनिंग है उनकी इंपॉर्टेंस को बताना है। उनकी एडवांटेज मतलब इंपॉर्टेंस ही हो गया, उनकी इंपॉर्टेंस को बताना है। तो इनके कई सारे इंपॉर्टेंस हैं, जैसे इट रिड्यूस वेस्टेज ऑफ टाइम, इट इम्प्रूव परफॉर्मेंस, इट रिड्यूस वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, इट इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। किसी भी पॉइंट को, किसी भी दो पॉइंट को आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आपको किसी भी क्वेश्चन को रटने की ज़रूरत नहीं है। आप बस उनके पॉइंट को आप लिंक करके किसी वर्ड से आपको लिंक कर देना और उस वर्ड को याद कर लेना। आप एग्जाम में सारे पॉइंट को आंसर कर दोगे और फुल मार्क्स तो आपको आने ही वाले हैं, ठीक है। फिर 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाई स्टाफिंग। नियुक्तिकरण से आप क्या समझते हैं। तो अब इतने इजी क्वेश्चन को तो बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। आप डेफिनेशन, फीचर और इंपॉर्टेंस कम से कम इन तीन चीज़ों को याद कर लेना। स्टाफिंग इज कंसर्न विद फिलिंग वेरियस पोजीशंस और जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन विद द सुटेबल पर्सनल, ठीक है। स्टाफिंग के भी इतने इजी क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर में दिए हुए थे, हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। और अब बात करते हैं स्टाफिंग चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक की। तो सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं, यानी कि स्टाफिंग की डिफिनेशन, फीचर, इंपॉर्टेंस, ये तीन चीज़ें आप लोग पढ़ लेना। इसके बाद स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसे आप लोग जरूर देख लेना। इससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे नहीं मतलब एक दो क्वेश्चन बनते हैं। स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसे आप लोग देख लेना, लॉन्ग में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद स्टाफिंग के प्रोसेस, यानी कि मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, मतलब जो स्टाफिंग के प्रोसेस है उसे आप लोग देख लेना। और इसके बाद स्टाफिंग के जो कंपोनेंट हैं, सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट में आपको क्या क्या चीज़ पर फोकस करना है। फर्स्ट है उसकी डिफिनेशन, रिक्रूटमेंट की डिफिनेशन और इनके सोर्सेज। इनके दो सोर्सेज हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इन दो चीज़ों को आप लोग देख लेना। फिर सिलेक्शन की डिफिनेशन को और इनके प्रोसेस को देखना है। और इसके बाद फिर जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, इनकी मीनिंग को देख लेना और इनके मेथड को देख लेना, ठीक है। बस इतना करना है, फिर आपका स्टाफिंग का चैप्टर भी खल्लास। अब 21 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई सुपरविजन। पर्यवेक्षण से आप क्या समझते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टिंग का क्वेश्चन है, और ये जो सुपरविजन है ये डायरेक्टिंग के एलिमेंट है, ठीक है। डायरेक्टिंग के एलिमेंट कौन कौन से हैं, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, ये सारे डायरेक्टिंग के एलिमेंट हैं, ठीक है। अब देखो सुपरविजन क्या है। ये जो जितने भी सबऑर्डिनेट होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, अपने सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, ऑब्जर्व करना, ताकि वो अपने जो वर्क प्लेस है वहाँ भी अच्छी तरीके से कार्य कर सके, ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव कर सके। ये कहलाता है सुपरविजन। यानी कि सुपरविजन इम्प्लाई इंस्ट्रक्टिंग, ऑब्जर्विंग, मॉनिटरिंग एंड गाइडिंग द सबऑर्डिनेट एट वर्क प्लेस टू इंश्योर दैट प्लान्स एंड प्रोसीजर आर गोइंग वेल एज इंटेंडेड, ओके। 22 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाई लीडरशिप। नेतृत्व से आप क्या समझते हैं। तो जो डायरेक्टिंग का जो नेक्स्ट एलिमेंट था, यानी कि लीडरशिप, अब हमें इनकी डिफिनेशन देनी है। तो लीडरशिप क्या होता है, बेसिकली इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल बाय मेकिंग देम स्ट्राइव वॉलंटरी टुवर्ड अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यानी कि अपने ऑर्गेनाइजेशन की गोल को अचीव करने के लिए अपने वर्कर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना क्या कहलाता है लीडरशिप, ठीक है। अब 23 नंबर क्वेश्चन है, स्टेट इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट। प्रबंध में संदेश वाहन का महत्व बताइए। तो देखो ये भी बहुत ही बेसिक ही क्वेश्चन है, हमें कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंस को बताना है। तो देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंस ये है कि जो कम्युनिकेशन है वो कोऑर्डिनेशन का बेसिस है, ठीक है। ये इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंस हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है, इट हेल्प्स इन द स्मूथ वर्किंग ऑफ एंटरप्राइज। एक इंटरप्राइज को अच्छे से कार्य करने में कौन हेल्प करता है, तो कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन अच्छा होगा, कम्युनिकेशन का सिस्टम अच्छा होगा, तो एक इंटरप्राइज अच्छे से स्मूथ तरीके से फंक्शन कर सकता है। इसके अलावा इसकी और भी कई सारी इंपॉर्टेंस है, जैसे इट इज़ द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग,
इट बूस्ट मोरल ऑफ द एम्प्लॉई एंड इट इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी। ये सारी इनके इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो अब हमने डायरेक्टिंग के क्वेश्चन को भी कवर कर लिया। अब हम बात करते हैं डायरेक्टिंग चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक की। तो सबसे पहले हमें डायरेक्टिंग की डिफिनेशन और इनकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद डायरेक्शन के जो एलिमेंट है यानी कि सुपरविजन, हमें सुपरविजन की डिफिनेशन और इनकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। फिर जो नेक्स्ट एलिमेंट है यानी कि मोटिवेशन, हमें इनकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। और जो मॉस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी है उसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। वो क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आ सकता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। तो मॉस्लो की हायरार्की थ्योरी आप लोग एक बार देख लेना। और जो इंसेंटिव है वो दो टाइप के होते हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, इन दोनों को भी आप लोग देख लेना। फिर जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है लीडरशिप। अब लीडरशिप क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और एक अच्छे लीडर की क्या क्या क्वालिटी होती है, तो इन सब पॉइंट को आप लोग अच्छे से देख लेना। फिर कम्युनिकेशन क्या होता है, ये कितने टाइप के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ये क्या होते हैं, इनकी क्या एडवांटेज है, इनकी क्या डिसएडवांटेज है, और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपको पता होनी चाहिए। फिर एक अच्छी कम्युनिकेशन की क्या क्या बैरियर होती है, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन की क्या क्या बैरियर होती है, ये आप लोग देख लेना। आपका ये चैप्टर भी खत्म हो गया, ठीक है। अब 24 नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी टू लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग। नियंत्रण के किन्हीं दो सीमाओं को स्पष्ट कीजिए। तो ये लास्ट चैप्टर यानी कि पार्ट ए का लास्ट चैप्टर है, कंट्रोलिंग का चैप्टर है। और अब हमें कंट्रोलिंग के लिमिटेशन को बताना है। तो इनके कई सारी लिमिटेशन है, जैसे फर्स्ट है डिफ़िकल्टी इन सेटिंग स्टैंडर्ड, सेकेंड लिटल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फोर्सेज, थर्ड रेसिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़, एंड फोर्थ कॉस्टली अफेयर। तो इनमें से किसी भी दो पॉइंट का आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। फिर शॉर्ट टाइप में पार्ट ए का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बजटरी कंट्रोल, यानी कि बजटरी नियंत्रण क्या है। तो ये एक टेक्निक है, ये कंट्रोलिंग की एक टेक्निक है, जहाँ पे हम जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उन्हें हम एक बजट के फॉर्म में एडवांस में ही प्रिपेयर करते हैं। फिर लास्ट में रिजल्ट के बाद हम उस रिजल्ट को, जो हमारा एक्चुअल रिजल्ट होता है, उस एक्चुअल रिजल्ट को हम बजटरी स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं, ठीक है। इसे ही कहते हैं बजटरी कंट्रोल, यानी कि इट इज़ ए टेक्निक ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल in which all operations are planned in advance in the form of budget and actual results are compared with budgetary standard, ठीक है। अब देखो शॉर्ट टाइप में आपको केवल 15 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। और टोटल ऑप्शन आपको मिल रहे हैं 30 क्वेश्चन, और उन 30 में से अगर 25 क्वेश्चन आपको पार्ट ए से ही मिल रहे हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है आपको पार्ट बी में जाने का। आप यही 8 चैप्टर यानी कि मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, आप इन्हीं चैप्टर को, जो टॉपिक मैंने आपको बताया उन टॉपिक को आप लोग पढ़ लो। फिर आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बता दिया, उसे किस तरह से सॉल्व करना है ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कैसे पूछे जाते हैं। अब देखो लॉन्ग में टोटल 8 क्वेश्चन रहते हैं, उनमें से केवल 4 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करना रहता है। और जो 3 क्वेश्चन है, स्टार्टिंग के जो 3 क्वेश्चन है वो फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर से ही पूछे गए। फर्स्ट क्वेश्चन है वाई मैनेजमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न बिजनेस। तो यहाँ पे आपको मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस को बताना है। आप ये बता सकते हो इट इंक्रीज एफिशिएंसी या इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। इस तरह से जो मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस है वो यहाँ पे आप बता सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो जाएगा, ये फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाई कोऑर्डिनेशन, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। फिर थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इन सभी क्वेश्चन को जो मैंने सब्जेक्टिव की वीडियो कवर की थी, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर, जो वीडियो को आपने देख भी लिया होगा, तो उस चैप्टर से ये सारे क्वेश्चन पूछे गए और मैंने पहले इन क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। तो इन सारे क्वेश्चन को आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो, किसी भी चैप्टर से पूछे जाए, पार्टी के किसी भी चैप्टर से पूछे जाए, इन सारे क्वेश्चन को आप लोग आसानी से सॉल्व कर लोगे। अब 34 नंबर क्वेश्चन है वाई प्लानिंग इज इसेंशियल इन अ बिजनेस, एक्सप्लेन। तो एक व्यवसाय में नियोजन क्यों आवश्यक है, समझाएं। अब हमें ये बताना है कि प्लानिंग की क्या क्या इंपॉर्टेंस है एक बिजनेस में। तो प्लानिंग की जो इंपॉर्टेंस हमने पढ़ी थी तो आप उसे आंसर कर सकते हो। जैसे फर्स्ट पॉइंट था इट प्रोवाइड डायरेक्शन, सेकेंड इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, थर्ड इट रिड्यूस वेस्टफुल एक्टिविटी, फोर्थ इट प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज, फिफ्थ फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, या सिक्स इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। तो इन 6 पॉइंट को आप लोग आंसर कर सकते हो। 6 पॉइंट में अगर आप लोग आंसर करोगे तो आपके 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स अच्छे से आ जाएंगे, ठीक है। और सारे पॉइंट को आप लोग किस तरह से याद करोगे, सारे पॉइंट को आप लिंक करके आप एक वर्ड में करोगे, फिर उस वर्ड को याद करने के बाद आप एग्जाम में अच्छे से सारे पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो इस टेक्निक को यूज़ करना, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।